गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास में अध्याय 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज पढ़ रहे हैं। आज अपने टॉपिक चल रहा है संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास। मूल संरचना अर्थात संविधान के बुनियादी तत्व। भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। बेटा, भारत के संविधान को बने 70 साल हो चुके हैं। हमारा संविधान विकास की प्रक्रिया के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, गतिशील है। तो जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना जैसे मैंने आपको बताया बेटा, संविधान के जो बुनियादी तत्व हैं वो मूल संरचना कहलाती है। और मूल संरचना का सिद्धांत कैसे सामने आए वो अपन पढ़ रहे हैं। आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। हमारी जो न्यायपालिका है संविधान की व्याख्या करती है, संविधान की रक्षा करने का कार्य करती है। 1973 में केशवानंद भारती जब विवाद न्यायपालिका के सामने आया तो न्यायपालिका ने ये मूल संरचना का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ यह है कि जो संसद है उसको संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है, लेकिन वह संशोधन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी तत्व है या मूल संरचना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती। और इसी को संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत ने हमारे संविधान की विकास प्रक्रिया को बहुत प्रभावित किया है। तो बेटा, प्रश्न यहाँ पर यह भी बन गया है कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या है। और इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि न्यायपालिका ने संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया और कहा कि जो संविधान के बुनियादी तत्व हैं उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और इसी को संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस निर्णय ने संविधान के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया वो अपन पढ़ रहे हैं। इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई। तो जो ये निर्णय था केशवानंद भारती विवाद के मामले में न्यायपालिका का, इसके द्वारा संसद की जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है उसकी सीमाएं निर्धारित, यानी उसकी शक्ति को सीमित कर दिया गया। उसको बता दिया गया कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकती। उसकी शक्तियों को, संविधान में संशोधन करने की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, कम कर दिया गया। इसके बाद में जो दूसरा ये संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है। ये संसद को संविधान संशोधन की अनुमति देता है कि वह किसी भी भाग में संपूर्ण संशोधन कर सकती है, लेकिन निर्धारित सीमाओं के अंदर। निर्धारित सीमाएं यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़ करके वह किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। फिर इसके बाद में संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। केशवानंद भारती मामले में यह बात स्पष्ट हो गई। अब जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वो ये है, अगर संसद की शक्ति, संशोधन करने की शक्ति के द्वारा संविधान की जो मूल संरचना है उसके जो बुनियादी तत्व हैं अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, उनमें परिवर्तन किया जा रहा है, तो ऐसे संशोधन के बारे में अंतिम फैसला कौन लेगा? हमारी न्यायपालिका, क्योंकि उसको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन बेटा अपन जानते हैं जब कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियां संविधान या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो उस फैसले को न्यायपालिका पलट सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, और इसे न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहा जाता है। तो अगर संसद
संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्वों का उल्लंघन कर रही है तो ऐसा कोई भी संशोधन होगा तो अंतिम फैसला कौन करेगा? हमारी न्यायपालिका। ऐसे किसी भी संशोधन को न्यायपालिका अवैध भी घोषित कर सकती है। तो भले ही वो पारित हो गया लेकिन फिर भी उसे लागू नहीं किया जा सकता। जैसा कि अपन ने एग्जाम्पल देखा था बेटा, 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में अधिनियम पास हो गया। 99वें संशोधन के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था। लेकिन संसद के दोनों सदनों ने इसको पास कर दिया, न्यायपाल और राष्ट्रपति जी की सिग्नेचर हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने उसको अवैध घोषित कर दिया और कहा गया कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं करेगा, बल्कि जो पहले वाली व्यवस्था है कोलेजियम व्यवस्था वही जारी रहेगी। तो इसका अर्थ ये है कि जो न्यायपालिका है अगर उसे लग रहा है कि संसद मूल संरचना या बुनियादी तत्व का उल्लंघन कर रही है तो वह उस फैसले को अवैध घोषित कर सकती है, वह लागू नहीं माना जाएगा। और ये बात कब क्लियर हुई, कब स्पष्ट हुई? केशवानंद भारती विवाद के समय में 1973 में केशवानंद भारती विवाद सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया था और तब जो फैसला दिया गया, बुनियादी तत्व या मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया, वह अभी भी जारी है। केशवानंद भारती मामले में बात स्पष्ट हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय दिया था कि बाद के 4 दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं इसको ध्यान में रखकर की गई। जो संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारती जो मामला याचिका आई थी 1973 में, इस याचिका के फैसले में दिया गया था और उस फैसले को आज 4 दशक बीत चुके हैं। लेकिन संविधान की जो व्याख्याएं की जा रही है वो इस फैसले को ध्यान में रख करके की जा रही है कि संविधान की जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। जैसे कि संरचना को अपन क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो ये संविधान की संरचना का सिद्धांत है स्वयं में ही एक जीवंत यानी सजीव संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस अवधारणा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि हमारा संविधान जीवंत संविधान है या इसकी बेसिक संरचना है, ऐसा उल्लेख नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से जन्मा है। तो जो ये विचार उठा है मूल संरचना के सिद्धांत का, ये कहाँ से, इसका विचार का जन्म कहाँ से हुआ है? न्यायपालिका की व्याख्या से। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या का कार्य करती है और वहीं से इस विचार का जन्म हुआ है। विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिली। पिछले जो 3 दशक हैं 20वीं शताब्दी के, तो इसमें हमारे जो बुनियादी संरचना का सिद्धांत है इसको ज़्यादा समर्थन मिला, ज़्यादा स्वीकृति मिली। इसलिए देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। बिल्कुल, न्यायपालिका संविधान की जो व्याख्या करती है उसकी रक्षा करने का कार्य करती है। उस चीज़ को लेकर के संसद और न्यायपालिका या सरकार या न्यायपालिका में कई बार तर्क होते हैं और ऐसी स्थिति में संसद भी संविधान में संशोधन करती है। सभी जीवंत संविधान, जितने भी विश्व के देश हैं उनमें अगर जीवंत संविधान है तो बहस, तर्क वितर्क, आपस में तर्क चलता है, तर्क दिए जाते हैं अपने पक्ष में। प्रतिस्पर्धा, जो सरकार के 3 अंग हैं इनमें प्रतिस्पर्धा चलती है और व्यवहारिक राजनीति की प्रक्रिया से गुजरकर ही विकसित होते हैं और दिन प्रतिदिन राजनीति के जो अनुभव होते हैं, व्यवहारिक अनुभव होते हैं, उससे गुजरकर हमारा संविधान विकसित होता है। उन्नीस के बाद
न्यायालय ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया। 1973 के बाद में कई बार ऐसी स्थितियां आई, न्यायालय में कई बार ऐसे मामले आए जब इस बुनियादी संरचना को निर्धारित करने का प्रयास किया गया कि आखिर संविधान की बुनियादी संरचना है क्या, संविधान के कौन से उपबंध है जो उसकी बुनियादी संरचना से जुड़े हुए हैं, उसकी मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन और मजबूत हुआ है, जैसा कि बेटा अपन ने पढ़ा संविधान संशोधन की विधियों के आधार पर। हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है, दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखता है, अर्थात कुछ विधियां लचीली है तो कुछ विधियां कठोर है, तो ये दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखता है और साथ ही मजबूत हुआ है। ये जो बुनियादी संरचना का सिद्धांत है इसने हमारे संविधान को मजबूत करने का कार्य किया है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने से, उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चय ही पुष्ट हुआ है। जो संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत है, मूल संरचना का, इसमें क्या किया गया है कि संविधान के कुछ हिस्से हैं जिनको संशोधन की दायरे यानी सीमा से बाहर रखा गया, उस संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा भी। तो इससे क्या हुआ है, कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रख दिया गया और कुछ हिस्सों में संशोधन किया जा सकता है। तो जो कठोरता और लचीलेपन का जो सिद्धांत है वो संतुलित हुआ है और मजबूत हुआ है। तो इस प्रकार 1973 के न्यायालय के इस मामले के बाद में हमारे संविधान में कठोरता और लचीलेपन में संतुलन बना है और हमारा संविधान पहले से अधिक मजबूत बना है। संविधान की समीक्षा। नवे दशक के अंतिम वर्षों में समुचित संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया। समीक्षा का अर्थ आलोचनात्मक विवेचन। सन 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसका उद्देश्य संविधान के कामकाज की समीक्षा करना था। तो जो ये आयोग नियुक्त किया गया इसका उद्देश्य क्या था, संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। तो बेटा प्रश्न ये भी बन गया है कि संविधान की समीक्षा करने के लिए जो आयोग नियुक्त किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे, श्री वेंकटचलैया। और इस आयोग का उद्देश्य क्या था, संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। विपक्षी दल और अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया। जो विपक्षी दल थे तो उन्होंने इस आयोग का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, विरोध किया। आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया। जो ये आयोग गठित किया गया तो इसने संविधान की जो बुनियादी संरचना थी, मूल संरचना थी, इसमें विश्वास जताया और ऐसे किसी कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती हो। इससे पता चलता कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना महत्व दिया गया है। तो बुनियादी संरचना के सिद्धांत का महत्व संविधान की समीक्षा में भी इंगित किया गया है कि संविधान की समीक्षा करने के लिए कि हमारा संविधान किस हद तक सफल है, उसका आलोचनात्मक विवेचन करने के लिए एक आयोग गठित किया गया। आयोग का अध्यक्ष श्री वेंकटचलैया को बनाया गया और जिसका उद्देश्य था संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। हालांकि विरोधी दलों ने इसका विरोध किया, लेकिन जो ये आयोग गठित किया गया इसने भी संविधान की बुनियादी संरचना में विश्वास प्रदर्शित किया, विश्वास जाहिर किया। और इस आयोग ने भी ये माना कि संविधान की बुनियादी संरचना को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए।
इसे और कई उदाहरण मौजूद है जिनसे स्पष्ट होता है कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं की अहम भूमिका रही है। तो हमारे संविधान के परिवर्तन करने में न्यायपालिका की जो व्याख्याएं हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि आरक्षित सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अपने को विदित है, सरकारी नौकरियों में, शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। तो इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया गया कि जो आरक्षण लागू किया जा रहा है सीटों के लिए, तो इसमें जो आरक्षित सीटें हैं उसकी आधे से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण अपन 50% तक दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इस निर्णय को अब एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो ये भी एक सिद्धांत बन गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा और ये फैसला दिया और इसी अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने रखा। क्रीमी लेयर यानी आरक्षण तो दिया गया लेकिन उसमें कुछ शर्तें लगा दी गई है, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के दायरे में वही लोग आएंगे जैसे कि उनकी आय जिस 8 लाख है या 5 लाख है। तो इस तरह कुछ शर्तों का प्रावधान जोड़ दिया गया। ये फैसला दिया गया कि इस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ नहीं मिलने चाहिए। क्रीमी लेयर में कुछ प्रावधान दे दिए गए हैं कि जिसकी सालाना आय इतनी है तो वही व्यक्ति इसके दायरे में आएंगे और जिसकी आय इनसे अधिक है वो इस दायरे में नहीं आएंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकारों के उपबंधों में अनौपचारिक रूप से कई संशोधन किए हैं। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय के आदेशों की भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी न्यायपालिका ने शिक्षा के संबंध में सरकार को आदेश दिया कि इसे जीवन की रक्षा के अधिकार में जोड़ा जाए। जीवन की जो अधिकार दिया गया इसमें ये निर्णय दिया गया कि अब इसमें आपातकाल के समय में भी इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह न्यायपालिका के निर्णय भी अनौपचारिक रूप से संशोधित किए जाते हैं और न्यायपालिका के आदेश भी संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जीवंत यानी सजीव, हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना यानी सजीव डॉक्यूमेंट। इसका क्या अर्थ है तो ये अपन पढ़ रहे हैं बेटा। लगभग एक जीवित प्राणी की तरह ये दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। तो बेटा जीवंत और सजीव अपन मनुष्य हैं, लेकिन हमारे संविधान को भी एक जीवित प्राणी की तरह माना गया है क्योंकि दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। जैसे मनुष्य परिस्थिति अनुकूल कार्य करता है, हर समस्या का समाधान करता है, उसी तरह ये जो दस्तावेज है इसमें भी परिस्थितियों के अनुरूप कार्य किया गया है। जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। तो हमारा संविधान भी एक जीवित प्राणी की तरह अनुभव से सीख रहा है। वास्तव में यह उस पहेली का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में संविधान के टिकाऊपन के बारे में किया था। टिकाऊपन यानी बने रहना, जिसमें स्थायित्व होता है। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है और यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड है। समाज में परिवर्तन होते रहते हैं क्योंकि समय परिवर्तनशील है।
तो हमारे संविधान में ने क्या सीखा है? हमारे संविधान ने खुद को समय के अनुसार गतिशील, परिवर्तनशील बनाए रखा है। समय समय पर व्याख्याओं को स्पष्टीकरण दिया गया है, व्याख्याओं को स्पष्ट किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे संविधान ने समय की बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को परिवर्तन किया है और परिवर्तन करने की इस विशेषता के कारण ही ये आज भी प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। और एक लोकतांत्रिक संविधान की असली परीक्षा यही होती है कि वो खुद को समय की परिस्थितियों के अनुसार बदल सके, परिवर्तित कर सके और बनाए रख सके। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं और विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं। समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता का शासन होता है, तो इसमें जो अनुभव है, व्यवहारिकताएं हैं, जो विचार है, समय के अनुसार बदलते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। और समाज में भी इसके अनुसार नए नए एक्सपेरिमेंट, प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह केवल टिकाऊ यानी स्थायी ही नहीं होता, बल्कि अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी होता है। और हमारे संविधान में ये विशेषता है कि इसने लोकतंत्र को भी मजबूत बनाया है और खुद के लिए नए एक्सपेरिमेंट का रास्ता भी खोल रखा है। जो इसमें संविधान में परिवर्तन होते हैं, संशोधन होते हैं, उसका रास्ता भी खोला हुआ है। तो इसी वजह से हमारा संविधान स्थायी है, टिकाऊ है और साथ ही भारतीय नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र भी है। तो महत्वपूर्ण अर्थात प्रमुख सवाल ये है कि क्या संविधान खुद का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? तो बेटा प्रश्न ये उठ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये उठ रहा है, क्या हमारा जो संविधान है स्वयं संविधान का और लोकतंत्र का संरक्षण करने में समर्थ है, सक्षम है? बिल्कुल समर्थ है हमारा संविधान। पिछले 6 दशकों के दौरान देश की राजनीति और संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई। 6 दशक के दौरान भारत की राजनीतिक परिस्थितियां, संवैधानिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुई है। हमने कई विकट परिस्थितियां देखी है और इस अध्याय में अपन उन परिस्थितियों का उल्लेख भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल हो, देश के सामने कई बार विकट स्थितियां उत्पन्न हुई। 1950 से संवैधानिक और वैधानिक मुद्दों सबसे बारे में बार बार सामने आने वाला सबसे गंभीर प्रश्न संसद की सर्वोच्चता का था। क्या संसद सर्वोच्च है? संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि किसमें बैठते हैं? संसद में। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का इसको वरीयता प्राप्त है। वरीयता समझ गए बेटा? श्रेष्ठता। कार्यपालिका और न्यायपालिका से संसद श्रेष्ठ है, वरीयता प्राप्त है। इस प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई। घटक यानी तत्व। इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत हो, यानी संसद भले ही सर्वोच्च है लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है। संसद भी संविधान के अधीन है, इस ढांचे के अंतर्गत ही है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट या जन प्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है और इसके माध्यम से ही वह कार्य करता है। तो प्रजातंत्र सिर्फ जनता के द्वारा वोट देना या अपने प्रतिनिधियों को चुनना ही प्रजातंत्र नहीं है, बल्कि प्रजातंत्र के अंतर्गत जो संस्थाएं कार्य कर रही है, उन विकासशील संस्थाएं भी प्रजातंत्र का हिस्सा है। उनके माध्यम से ही प्रजातंत्र कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, चाहे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, सभी संस्थाएं संविधान के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, चाहे संसद है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। मतभेद नहीं होना चाहिए, बल्कि सब एक साथ मिलकर के कार्य करें। न्यायपालिका का योगदान। न्यायपालिका और संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े, असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति मौजूद है। तो न्यायपालिका और संसद में जब विवाद सामने आए
तो संसद का तर्क था कि वह श्रेष्ठ है क्योंकि वह गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए कानून बनाती है। न्यायपालिका ने इस बात पर जोर दिया कि ये सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए। तो न्यायपालिका ने कहा कि संसद सही है कि संसद कानून बनाने का कार्य करती है, पिछड़े वर्गों के समर्थन में लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका के लिए कानून बनाती है, लेकिन जो कानून बनाए जा रहे हैं वो किसके अधीन होने चाहिए? संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, संविधान की सीमाओं से बाहर नहीं जाने चाहिए। और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होनी चाहिए। जनता के हित के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं वो विधि की सीमा अर्थात कानून की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए, संविधान की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। संविधान में जो निर्देश दिए गए उनके अनुसार होने चाहिए, क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अगर संसद एक बार इसके बाहर चली गई तो सरकार उसका दुरुपयोग कर सकती है। जो सत्ता में जो भी दल होगा वह इसका फायदा उठाएगा, दुरुपयोग करेगा। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है उतना ही ध्यान इस बात पर देना पड़ता है कि सत्ता का दुरुपयोग न होने पाए। जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी जो राजनीति में है, पद जिनके पास है, वो इस पद का दुरुपयोग नहीं करे, बल्कि संविधान में जो उनको शक्तियां दी गई है वह उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करे। भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया। जो केशवानंद भारतीय विवाद आया, इसमें न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया उसने सिर्फ उसमें संविधान, न्यायपालिका हो चाहे व्यवस्थापिका हो या कार्यपालिका, वैसे संविधान की भाषा पर कार्य किया जाता है, लेकिन न्यायपालिका ने जो ये निर्णय दिया उसमें सिर्फ संविधान की अक्षरश भाषा का पालन नहीं किया गया, बल्कि उसमें जो गूढ़ अर्थ है, जो हमारा संविधान चाहता है, अर्थात उसकी आत्मा के आधार पर निर्णय दिया गया। संविधान पढ़ने पर आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान में कोई मूल ढांचा शब्द काम में लिया नहीं गया है। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं किया गया उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा है। इस प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने खुद दिया है, उसने अपनी खुद भाषा डेवलपमेंट की है। यानी संविधान के वे उपबंध जो महत्वपूर्ण है, नागरिकों से जुड़े हुए हैं, उसको हमारे संविधान जो न्यायपालिका है उसने मूल संरचना या बुनियादी तत्व माना। तो न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया? पिछले 4 दशकों के दौरान अन्य संस्थाओं ने इसे किस प्रकार अपनाया, वो अपन पढ़ रहे हैं बेटा। तो यहीं आकर हमें शब्द और भावना के बीच का अंतर पता चलता है। यानी जो शब्द दिए गए हैं और शब्द के अंदर क्या भावना दी गई है, उसके अंदर क्या चाहता है हमारा संविधान, उसका अंतर हमें पता चल रहा है। क्योंकि संविधान में मूल ढांचा, मूल संरचना या बुनियादी तत्व नहीं दिया गया, उसके जो शब्द दिए गए उन शब्दों के आधार पर ही कि हमारा संविधान क्या चाहता है, उसकी आत्मा क्या चाहती है। और न्यायालय का ये मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ते समय उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए कि जो भाषा लिखी गई है सिर्फ उसको ही नहीं, उसके अंदर क्या अर्थ निहित है, उसका गूढ़ अर्थ क्या है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां और अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। जो संविधान लिखा गया, उस संविधान की जो भाषा है उसमें जो अर्थ निहित है, हमारा संविधान हमसे क्या अपेक्षा करता है, क्या चाहता है, उस गूढ़ भाषा के आधार पर ही मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया, उस पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि इसके बिना हमारे संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता। जो राजनेता हैं, परिपक्व होना यानी समझदार होना। उपयुक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य उजागर होता है। 1967 से 1973 के दौरान पैदा हुई कटु विरोधाभासों के दौर में संसद और कार्यपालिका ने एक संतुलित तथा दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। 1967 ईस्वी से 1973 के दौरान कई ऐसे विरोधाभास आए जब संसद
और कार्यपालिका ने एक संतुलित दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। दीर्घकालीन समाधान यानी जो वर्तमान समस्याएं हैं उनका एक स्थायी समाधान निकल सके। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार करने के प्रयास किए गए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संशोधन किया गया, अर्थात जो न्यायपालिका का निर्णय था केशवानंद भारती विवाद के द्वारा कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकते, तो फिर से न्यायपालिका को पुनर्विचार के लिए कहा गया, लेकिन न्यायपालिका ने अपने निर्णय में पुनर्विचार नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने संसद के द्वारा 42वां संशोधन अधिनियम लाया गया और न्यायपालिका के ऊपर संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो बेटा कौन से जो संशोधन है उसके द्वारा संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई? 42वें संशोधन के द्वारा संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन मिनर्वा मिल प्रकरण 1980 में न्यायालय ने अपने पहले दिए गए निर्णय को पुनः दोहराया। 1980 ईस्वी में एक फिर से एक केस आया, मिनर्वा मिल प्रकरण। तो न्यायपालिका ने जो अपना पहले निर्णय दिया था केशवानंद भारती वाला, उसको वापस फिर से दोहराया। इसीलिए केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जो ये निर्णय दिया गया कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संसद की शक्ति सीमित है, इसको फिर से दोहराया गया। हालांकि 42वें संशोधन के द्वारा इस निर्णय को पलटने की कोशिश की गई, लेकिन बाद के दशकों में फिर से इसी निर्णय को माना गया। राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद में जो राजनीतिक दल थी, संसद ने भी मूल संरचना के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यद्यपि संविधान की समीक्षा कि संविधान किस हद तक सफल रहा की बात चलती रही, लेकिन ये प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती। अर्थात जो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया उसके खिलाफ ये नहीं जा सकती। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझी भविष्य की तस्वीर थी। साझी यानी मिलने जुले भविष्य की तस्वीर थी कि भारत कैसा होगा। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था। करार यानी समझौता। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा, जो हमारे संविधान में आदर्श माने गए, व्यक्ति की गरिमा यानी व्यक्ति की इज्जत, आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। और ये आदर्श आज भी धूमिल नहीं पड़ा है। यही कारण है कि आधी सदी गुजर जाने के बाद भी लोग संविधान का सम्मान करते हैं, उसे महत्व देते हैं। जनता की चेतना को निर्देशित करने वाले बुनियादी मूल्य आज भी उतने ही कारगर हैं। धन्यवाद।